हेलो, नमस्कार, राम राम। मैं हूं आकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है आकाश मैथ्स। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप मुझसे जुड़े रहें, इस चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर मैं आपको गणित के उन सवालों को हल करना सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंक अथवा स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी क्यों न करते हों। मैं यहाँ पे आपको सवालों को बड़े ही आसान तरीके से और कम समय में करना सिखाऊंगा, क्योंकि आज का एग्ज़ाम का जो पैटर्न आजकल होते जा रहा है, सवालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हर एग्ज़ाम में, और समय बहुत ही घटता जा रहा है। तो आपके पास समय बहुत ही लिमिट होता है एक सवाल को करने के लिए। ऐसे में आप वैसे कॉन्सेप्ट सीखना चाहेंगे और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कम समय में आपको सवाल करना सिखाए, क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए। और इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, और जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा आपके गारंटी चांसेज होंगे जॉब के लिए, सिक्योर होगा आपका रैंक और आप जल्द से जल्द जॉब पाएंगे। इसलिए आप जुड़े, और जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच कर दें। आज के इस वीडियो में मैं बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित 23 और 24 दिसंबर को एग्ज़ाम जो हुआ था, जिसका पहला शिफ्ट कैंसिल भी हुआ था, लोग उसे सचिवालय सहायक के नाम से यहाँ जानते हैं। उसमें और भी पद था लेकिन लोग सचिवालय सहायक ही बोलते हैं। तो वही तीनों शिफ्ट में से 2 शिफ्ट का सवाल क्वेश्चन पेपर बाहर आया हुआ था, मतलब अवेलेबल है मीडिया वगैरह में भी। लोगों का ऐसा दावा था कि बच्चों का दावा था कि लीक हुई है, जिसकी वजह से पहला शिफ्ट कैंसिल हुआ है। बाकी 2 शिफ्ट सरकार ने कैंसिल नहीं किया, बच्चों ने हंगामा किया, शोर शराबा किया, फिर भी अभी तक वो कैंसिल नहीं हुई है। यदि आपने सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम दिया था तो आज के वीडियो में और अगले वीडियो में मैं दोनों शिफ्ट के मैथ्स के सवालों को आंसर के साथ सॉल्यूशन सिखाऊंगा, अच्छे ढंग से सॉल्यूशन करना भी सिखाऊंगा। आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपका रिवीजन होगा और आपको पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया था। बाकी 2 शिफ्ट वालों में से एक का बच्चे मिलाएंगे कि उन्होंने मैथ्स में कितना अच्छा किया, कितना बेहतर और करने की ज़रूरत है। और जिनका कैंसिल हो गया है, जो पहले शिफ्ट में थे, जिनका कैंसिल हो गया है, और कमीशन ने, आयोग ने 45 दिनों के अंदर एग्ज़ाम को लेने की जो बात की थी, वो तो बड़े ध्यान से सीखें और ये भी सीखें वो कि उन्होंने कैंसिल एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया था और कितना ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत है। उनके लिए रिवीजन वाला वीडियो होगा, इसलिए वो तो और बार बार देखें और इस तरह के और सवालों का रिवीजन करें, क्योंकि 2 शिफ्ट का कैंसिल नहीं हुआ है तो ये माना जाएगा कि कैंसिल शिफ्ट का भी एग्ज़ाम का लेवल वही होगा। अगर पूरे का कैंसिल होता, तीनों शिफ्ट का, मतलब सारे के सारे फिर से अगर एग्ज़ाम आयोजित की जाती तो ये माना जा सकता था कि लेवल अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन 2 शिफ्ट का कैंसिल नहीं हुआ है और 1 शिफ्ट का कैंसिल हुआ है, तो ये माना जाएगा कि वो शिफ्ट का भी लेवल उसी तरह का होगा। अतः आप इस वीडियो में बनाए गए सवालों का कॉन्सेप्ट भी सीखें और बार बार रिवीजन करें और उसे दूसरे सवालों में अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वां प्रश्न है और एग्जाम में ये 73वें नंबर पे आया था। प्रश्न को हम पढ़ते हैं कि जब 1421 गुने 1423 गुने 1425 को 12 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यही निकालना है। ऑप्शन में 2, 3, 4, 1 दे रखा है। तो ऐसे प्रश्न देने का मतलब होता है कि वो आपसे चाहता है कि आप भाग दे, गुना करें और समय बर्बाद करें, लेकिन आज के बाद से आप ऐसा नहीं करेंगे। हम ये लिखेंगे, जो कह रहा है उसे उतारेंगे नीचे, और ये हो गया 1425। ये लगातार संख्याएं हैं, इसलिए सिर्फ 1 में भाग देंगे, बाकी में तो समझ ही जाएंगे। जैसे जो शेषफल यहाँ आएगा, इस बार 23 ज़्यादा है यानी 2 ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर उससे भी 2 ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हम इसे 12 से भाग देते हैं। तो यहाँ हम गुना करके भाग नहीं देंगे, इंडिविजुअल का भाग दे करके शेष उसके मत्थे पे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 12 से भाग देते हैं। 12 एकम 12 लगा, 2 उतरा, 2 यहाँ से 2 बचा, 2 उतरा, यानी कि 22। 22 में 12 से भाग लगाएंगे, 12 एकम 12, 10 बचा, 1 उतरा, यानी 101। तो 12 8 96 और यहाँ से प्लस 5 बचा। आप भाग कर सकते हैं, भाग करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से जब 5 बचा तो यहाँ से प्लस 7 बचेगा, यहाँ से प्लस 9 बचेगा, क्योंकि 21 से ये 2 ज़्यादा है तो शेष भी 2 ज़्यादा बचेगा। इससे 2 ये ज़्यादा है तो शेष यहाँ भी 2 ज़्यादा बचेगा। लेकिन इस सब से बचने के लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पे ऋणात्मक नेगेटिव रिमाइंडर वाला यूज करते हैं। वो क्या करेंगे हम कि ये 12 के ज़्यादा नज़दीक है, बड़ा है, तो जो नज़दीक वाला होगा इसे हम क्या करेंगे, +7 न लिख करके हम -5 लिख देंगे। ठीक है,
ध्यान से सीखना है। बाकी आगे वाले वीडियोस में भी मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा अगर आपको पता नहीं है तो। ऐसे अब तो बच्चा बच्चा भी जानता है, लेकिन फिर भी चलिए बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। ठीक उसी तरीके से ये 12 है तो 9 3 12, तो इसे हम ये ना लिख करके हम -3 लिखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे कि जो ये गुना का सिंबल है तो ये शेष जो बचा उसमें भी ये गुना का सिंबल ही होगा। तो क्या है कि हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो +5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुने में, इसीलिए मैं माइनस में किया, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो देखते के साथ ही पता चल जाएगा। तो जैसे ही इसे हम फिर से लिखेंगे 5 और ये गुने 3, बस हमें यही करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर देखिए जैसे 12 से इसमें भाग देंगे तो 25 दिया 75/12, तो 12 छक 72, शेष क्या बचा, शेष बचा 3। यही सॉल्व, यही आंसर हो गया। जो हमने क्या किया कि सिंगल सिंगल नंबर में हम भाग दिए, जो शेष आया वो शेष लिख दिया। अब 7 भी लिख के कर सकते हैं, 9 भी लिख के कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा। आंसर नहीं चेंज करना है क्योंकि मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब रास्ता बदलने से आंसर बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलता। हमने इस मेथड का इसलिए यूज किया कि एकदम वही जो है कि समय कम है तो समय कम लगाएंगे ही, और समय बचा करके अगर कुछ अच्छे सवाल आ जाते हैं तो उसमें हम लगाएंगे। तो इसमें अगर आप 7 लिखेंगे तो 7 बड़ा संख्या है, 9 लिखेंगे तो 9 और बड़ा संख्या है। गुना करने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैंने नेगेटिव नेगेटिव वाला लिख दिया। और नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है गुना करने पे, तो हम सिर्फ यही लिखे कि 5 5 3, यानी 25 दिया 75। और वही जो आप इसे गुना करके 12 से भाग देंगे शेष बचेगा, वही शेष वाला क्रिया में गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसमें 12 से भाग देने पे जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। 3 आंसर होगा, 3 टिक करेंगे, अगले सवाल पे बढ़ेंगे। यहाँ भी हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब हम आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि 19वें नंबर पे है और पेपर में ये 75वें नंबर पे आया था। चलिए सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी है। वृत्त की त्रिज्या में 3% से वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशतता क्या ज्ञात करे। अगर आपको पता होगा तो आप बिना देखे ही इसे 6.09% बढ़ते के साथ ही बना करके आज के बाद से आप आएंगे। ये लगातार जैसे रेडियस क्या होता है कि वृत्त की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर जो है आर स्क्वायर है, आर इंटू आर है। तो ये लगातार 2 बार गुना होने की वजह से हम इसमें ए बी फॉर्मूला जो आप अक्सर परसेंटेज प्रतिशत लाभ हानि वगैरह में लगाया करते थे वही यहाँ लगाएंगे। हम इसे आज के बाद से ऐसे समझेंगे कि 3% और 3% की 2 बार लगातार वृद्धि हुई, तो हमें पता है कि 3% और 3% की लगातार 2 वृद्धि होने पे क्या होगा, +3 × 3/100। ये तो याद होता है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ 3 3 6 +0.09, तो ये हो गया 6.09%। यही आंसर सॉल्व्ड। आपको याद है तो आज के बाद यही करेंगे। जब भी क्षेत्रफल वाला सवाल आएगा, वृत्त दिया रहे, कुछ भी पाई का वैल्यू नहीं है, पाई तो सबके साथ वही चलेगा, पाई कांस्टेंट है वो सबके साथ वही चलेगा। तो ऐसे ही आज के बाद से सॉल्व करना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के 20वें सवाल की तरफ जो पेपर में 76वें नंबर पे था, 76 नंबर पे था। ये औसत का सवाल है, इजी होता है, नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए नंबर से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। गुना भाग करने से ऐसे गुना भाग को भी कम किया जा सकता है, वो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा। जैसे जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो अप्लाई, उसका एप्लीकेशन सीखेंगे अप्लाई करना, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि देखते के साथ ही ना वो दिमाग की बत्ती जल जाएगी आपका कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। कौन से कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो बड़े ही इजी ढंग से ये बनेगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि 5 7 9 x 15 का औसत 10 है तथा 17 8 19 16 x y 4 का औसत 12 है, y का मान पूछ रहा है। इसे सबसे साधारण ढंग से भी मैं बताऊंगा और कुछ अपडेटेड ढंग से भी जो तरीका होगा मेरा उससे भी मैं बताऊंगा, उससे और जल्दी बनेगा। तो जैसे ये देखिए आप कि अगर 1 2 3 4 5, तो इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे 5 7 9 + x + 15, तो औसत जो है 10, उसमें से हम टोटल संख्या से गुना करते हैं तो वो योग के बराबर होता है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से हम गुना करेंगे, ये हो गया 50
ठीक है। तो 15, 5, 20, 9, 29, 7, 36, x बराबर 14, x से हमारा मान निकल गया x का। ठीक उसी तरीके से 17 + 8 + 19, बस जल्दी ही बनता है। इस तरीके से भी छोटे नंबर से, बड़े नंबर से हो तब उस पर हम अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो लगाएंगे। 17, 8, 19, 16, x, y 4। अब ये क्या है, इसका औसत जो है 12 दे रखा है। अब ये कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसे हम 7 से गुना कर देंगे, 12 सते 84, ये 84 आया। अब देखिए 16, 4, 20, 8, 28, 7, 35, 10, 45, 10, 55, 9, 64, टोटल 64 आया। और यहाँ से जैसे इस ही x + y बराबर क्या बचा, तो 20 बचा। 20 बचा तो x का मान जब 14 हमें पता है तो y का 6 हो गया। y का 6 तो यहाँ 6 टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखा देता हूँ। यही होता है, लेकिन जैसे चलो देख ही लेते हैं, वो सीख लेंगे तो बेहतर होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, उसके लिए घबराना नहीं है, आप ध्यान से देखिए। देखने में आज समय लगा देना है ताकि पेपर में समय ना लगे। अब जैसे ये देखिए दिया हुआ है कि x का मान निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। जैसे हम ये समझेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 दोस्त हैं, सबने औसत 10 है, यानी 10-10 रुपया सबने जमा कर दिया। उसके बाद क्या है कि x का मान निकालना जो हमें है, सबने 10-10 रुपया जमा कर दिया है। अब उसके बाद क्या हुआ कि दोस्त ने बोला कि अरे मेरे पैसे वापस करो। सब एक एक करके पैसे वापस लेते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, ठीक। तो पहले क्या हुआ कि एक जो है, पहला कोई दोस्त है जो 5 रुपया लेके गया, उसके हिस्से का क्या है, औसत के हिसाब से हम समझेंगे कि उसका 10 रुपया हिस्सा था, लेकिन वो 5 लेकर के चला गया। तो 5 लेकर के जब वो चला गया तो कितना छोड़ के गया, वो 5 छोड़ के चला गया, वो नहीं लिया अपने हिस्से का। दूसरा दोस्त जो है 7 लेके गया, लेके जाना था 10, लेके गया 7, यानी कि वो अपने हिस्से का 3 छोड़ के गया। तीसरा भी ठीक उसी तरीके से 1 छोड़ के गया, इसका हमें पता नहीं, इसी का तो हमें निकालना है। और एक जो लास्ट वाला दोस्त बचा वो 10 की जगह 15 लेकर के गया, यानी किसी और के हिस्से से वो एक्स्ट्रा लेकर के गया। तो कितना हुआ पहले इस पे हम देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो इससे ये कट गया, बाकी बचा 4, ठीक है। तो x का जो हिस्सा था वो तो लेके कहीं नहीं गया है, वो तो अपने पास रखे हुए है। तो ये हमने 1, 2, 4 दोस्त थे, उसका कैलकुलेशन किया कि उसे 10 ले जाना था पहले का, तो वो 5 लेके गया, तो 5 एक x के पास ही छोड़ के उसकी झोली में चला गया। इसे 10 ले जाना था, वो 7 लेके गया, यानी x के पास 3 छोड़ के गया। तीसरे को 10 ले जाना था, वो 9 लेके गया, यानी x के पास 1 वो छोड़ के गया। और लास्ट वाला को 10 ले जाना था लेकिन 15 लेके गया, यानी वो 5 एक्स्ट्रा लेके गया। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या हुआ कि 4 जो है वो एक्स्ट्रा x के पास बचा, और x का जो अपना हिस्सा था वो तो 10 है ही उसके पास, तो ये 10 बराबर 14, ये जो है x का मान निकला। तो ये संख्याएं छोटी है, इसलिए इससे पहले वाला जो मेथड था वो भी बड़ा इजी था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसलिए सीखना जरूरी था कि जब संख्या जैसा 70, 79, 135, 139 ऐसी जैसी संख्याएं हो तो उस वक्त बड़ा ये काम करता है और उसको छोटा कर देता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पार्ट्स को ही कम या बेसी जो ले करके जाते हैं उसी को हम सिर्फ इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से y का हिसाब हम निकालते हैं। सही, ये सीखने के लिए है, क्योंकि छोटे नंबर्स हैं तो इसमें हम डायरेक्ट गुना करके जो बेसिक मेथड टाइप का जो था वो निकाल देंगे। y का वैल्यू अब क्या है कि पहले इसका मैं हिस्सा लिख देता हूं कि y का जो 12 है वो 12 तो है। चलिए अब आगे इसके दोस्तों वाला दोस्त ने इसके साथ क्या कांड किया है वो देखते हैं। हिस्सा सबका 12-12 होना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दोस्त हैं तो सबका 12-12 हिस्सा है। औसत को हम ऐसे ही समझेंगे। पहला दोस्त क्या है कि 12 की जगह 17 लेके गया, यानी कि वो 5 एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, तो हम 5 माइनस कर दिए। दूसरा दोस्त जो है 12 की जगह 8 लेके गया, यानी कि वो 4 छोड़ कर गया। तीसरा दोस्त 12 की जगह 19 लेके गया, यानी 7 वो एक्स्ट्रा लेकर के गया।
ठीक उसी तरीके से अगला दोस्त 12 की जगह 16 लेके गया, यानी कि 4 एक्स्ट्रा लेकर के गया। x का मान हमने 14 निकाला है, तो 14 भी जो है 12 की जगह वो 14 लेकर के गया, यानी कि 2 ये एक्स्ट्रा लेकर के गया। अब y का तो निकाल ही रहे हैं, y के पास तो रहेगा ही मान। अब उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो दोस्त है उसको दया आ गया कि भाई सब ज्यादा ले लेकर के निकल रहा है, तो चलो मैं कुछ छोड़ देता हूं। तो वो 12 की जगह 4 लेकर के गया, 4 लेकर गया, यानी वो 8 छोड़ करके गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, y का वही हिस्सा निकलेगा, जैसे इससे हम काट देते हैं। अब ये 8, जैसे हाँ 12 8 20 हो गया, और उसमें से 12 7 5 12 और 2 14 घटा देंगे, 20 माइनस 14 बराबर 6। यही सॉल्व। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट जब नंबर आपको बड़े बड़े दिखे, इसकी जगह होता है ना कि 115 117 119 225 ऐसे ऐसे संख्या, तब आप इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। इतना इजी ये हो जाता है, संख्याओं को छोटा कर देता है, मिनिमाइज करने का ये तरीका है और समय बचाएंगे हम। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो आज का 21वां प्रश्न है और ये पेपर में 80 नंबर पे आया था। प्रश्न है, यदि 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x और y का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ ऑप्शन दो तरह के हैं, एक 2 हैं जो केवल वाले हैं, और 2 हैं जो दोनों और दोनों हैं। मतलब पहला ऑप्शन जो है ए में 2:3 है, बी में 1:1 है, सी में 2:3 और 1:1 दोनों है, डी में 3:2 और 1:1 दोनों है। अब हमें यह समझना है कि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 रूट होंगे, 2 होंगे, तो इसकी वजह से सी या डी होने के चांसेस ज्यादा है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बेहद ही आसान है। 10xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। इसे हम लिखेंगे 4x स्क्वायर, छोड़ ही देंगे। इसे क्या करेंगे कि 4xy माइनस 6xy, जैसे ये जोड़ करके ये आना चाहिए, हमें पता है बचपन से ही, तो ये 10 आना चाहिए, और 10 6 चौके 24 है ये, तो यहाँ पे 6y स्क्वायर 24 आ भी रहा है, बराबर 0 है। अब यहाँ से 4x कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो यहाँ एक x बचेगा, 4x कॉमन लिया तो यहाँ y बच गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ माइनस 6 x को y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, 6 और y कॉमन लिए तो x बचा। ठीक है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हम कॉमन में लिए हैं, और 6y कॉमन लिए तो यहाँ भी y बच गया, ये 0। तो यहाँ से क्या आया, x पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। x माइनस वाई, इधर से 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 हुआ। तो एक से क्या आ रहा है कि x बराबर y है, और दूसरे से आ रहा है कि 4x बराबर 6y है। तो यहाँ से x अनुपात y बराबर 1/1, और यहाँ से x अनुपात y बराबर 6/4। 6y है, 6y हमने कॉमन लिया तो ये 6:4 यानी 3:2। तो 1:1 और 3:2 ऑप्शन ये वाला सही इसका डी है। सॉल्व हो गया, बड़ा ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 22वां है आज का इस वीडियो का, और पेपर में ये 82वें नंबर पे था, 82। प्रश्न है कि अर्नब का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां और नीचे से 39वां है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ऑप्शन दे रखा है 45 47 48। ऑप्शन पहला 46 47 48 और लास्ट में 45 दिया है। हम सॉल्व करते हैं इसे। जैसे जोड़ घटाव करने से बेहतर है ना कि आप लिख लीजिए। जैसे अर्नब जो है, ये अर्नब बाबू हैं, अर्नब जो है अर्नब जो है बोल रहा है कि अर्नब का स्थान ऊपर से, जैसे ऐसे चलता आया ऊपर से, तो ये क्या आया, ये 8वां आया, 8वां है। और जब नीचे से जब बढ़ा तो नीचे से बढ़ने पे क्या है, 39वां है। जैसे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये ऊपर से जैसे उतरे तो ये 8वां है, यानी कि इधर 7 होंगे, ऊपर 7 होंगे तभी तो ये 8वां होगा। और जब नीचे से हम गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जब नीचे से हम गिनती शुरू करेंगे तो ये 39वां आ रहा है, यानी कि नीचे 38 होंगे। 38 होगा तब तो अर्नब को हम गिने कि अर्नब बाबू आप 39वें स्थान पे है। तो अब ऐसे आप देखो कि टोटल संख्या क्या है, नीचे 38 है, ऊपर अर्नब के उस तरफ 7 है, एक अर्नब बाबू ये है उनका, तो 38 और 7 45 और एक 46, तो यहाँ 46 आंसर ये सॉल्व हुआ।
और कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपको लिख लेना है। लिख लीजिएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत बनेगा और गलत भी नहीं होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 23वां प्रश्न है और ये पेपर में 86वें नंबर पे था। वो प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पर 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है। वो क्या चाहता है कि 5% लाभ हो। आगे, यदि लाभ 120 रुपया कम हो तो लाभ 3.5% हो जाता है। अब तो उत्पाद का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब जैसे वो सोचा कोई सामान है उसके पास कि उस पर 5% लाभ लेकर के हम बेचेंगे, लेकिन कोई वैसा आ गया होगा कि थोड़ा बहुत उसे कम करवा दिया होगा। तो क्या बोल रहा है कि वो 120 रुपया वो कम लाभ कमाया तो उसका प्रतिशत भी घट के 3.5 हो गया। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है। तो प्रतिशत में कितना कमी हुआ, 1.5 का। प्रतिशत में वो 5% लाभ कमाना चाहता था, उसकी जगह वो कमा कितना रहा है, 3.5%। तो इसके लिए वो क्या किया कि उसे 120 रुपया कम करने पड़े, तो उसका प्रतिशत घट के 1.5 हो गया। यानी कि रुपया में 120 जो कम हुआ, प्रतिशत में वो 1.5% के बराबर है। प्रतिशत कमी 1.5% और रुपया में कमी 120, यानी यही जो 1.5 है 1.5 वो 120 रुपया के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर, ये हो जाएगा 80 रुपया के बराबर। 1% 80 रुपया के बराबर, 80 जोड़ है 120। तो हम उत्पाद का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य जो होगा वो 100% होगा। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 8,000 रुपया। ये सॉल्व्ड, कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल को देखना है, बनाना है, आंसर देख करके मार करके तुरंत आना है, मतलब अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आज का 24वां प्रश्न है और पेपर में ये 90 नंबर पे था। प्रश्न है कि दो संख्या का अंतर 840 है। दो संख्या का अंतर 840 है। यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 15% हैं तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे अगर आप आज के बाद ऐसे सवालों को ना देखेंगे और टिक आउट करके आएंगे। पहली बात कि यहीं से पता चल रहा है कि एक संख्या का 5% जो है दूसरी संख्या का 15% है, यानी 3। जो बड़ी संख्या होगी वो दूसरी संख्या के 3 गुनी के बराबर होगी। बड़ी संख्या जो होगी छोटी संख्या के 3 गुनी की बराबर होगी। यहीं से क्लियर पता चल रहा है। ठीक उसी तरीके से एक दूसरा, एक पहला क्लू हो गया कि यहीं से जो पता चल रहा है तो उसमें हम देख रहे हैं कि 3 गुना तो ये है नहीं, तो ये होने से रहा। 3 गुना तो ये है नहीं, ये होने से रहा। ये 3 गुना तो है नहीं, ये होने से रहा। अब 42 दिया 126 होता है, ये ऑप्शन। सिर्फ इससे हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है, यानी जो 5% वाली संख्या वो बड़ी संख्या है, इसका 5% जो होगा इसका 15% के बराबर होगा। यहां से हम सॉल्व कर देंगे। आज का 25वां प्रश्न है और ये पेपर में 91 नंबर पे आया था, 91। प्रश्न है, इस चिन्ह के लिए किस छोटे से छोटे मान के लिए संख्या जो दिया हुआ है 6, 4, 8, फिर जो चिन्ह है 4, 5, 8, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसकी जगह पे कौन सी ऐसी संख्या लिख देंगे तब ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन में 6 है, 7 है, 9 है, 5 है। अब हम इसे लिखते हैं, इस संख्या को 6, 4, 8 ये वाली और 5, 8 स्टार, जिसे लोग सामान्यतः बोलते हैं, हम भी स्टार ही बोल के चलेंगे। स्टार लिखा। अब 11 से विभाजित होने के लिए, तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या है, इसको हम एक डिजिट को छोड़ करके जोड़ते हैं और फिर घटा करके वो चेक करते हैं। तो हम इसे चेक करते हैं, इसे यहाँ जोड़ेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ जोड़ेंगे। तो 8, 4, 12, 8, 20 और 6, 26 लिख दिया। उसके बाद हम इधर से चलते हैं, यहाँ आएंगे और फिर यहाँ आएंगे। तो ये 5, 4, 9 प्लस ये वाली जो सिंबल है ये हम लिखेंगे और इसे घटाएंगे। इसका मान हम निकालते हैं। तो 26 में से जैसे ही 9 जाएगा, 26 में से जैसे ही 9 जाएगा तो ये 15 बचेगा। 15 और घटाओ का चिन्ह और ये वाली सिंबल। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख दें, इसकी जगह पे हम यहाँ 17 होगा, 15 17 होगा। 26 में से 9 जाएगा तो 17 और 9 26 जो होता है।
अब इसकी जगह हम क्या यहाँ लिख दें कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका रूल क्या होता है कि या तो यहाँ 0 आना चाहिए, नहीं तो वैसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। या तो यहाँ 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, ऐसी संख्याएं आना चाहिए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि 11 से विभाजित हो? तो क्लियर है कि 6 लिखेंगे। 6 जैसे ही लिखेंगे तो इससे घटेगा और ये 11 आ जाएगा। 11 आएगा तो 11 से ये पूर्णतः विभाजित होगी। 6 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सवालों में मैंने जो औसत का जो कॉन्सेप्ट सिखाया था वो भी अप्लाई करूंगा, और फिर संख्याएं छोटी है तो जोड़ गुना भाग कर देंगे, वो पुरानी वाली, उससे भी हम करेंगे। तो सवाल पढ़ते हैं। 15 लड़कियों के रुपये का औसत रुपया 50 है, 50 रुपये है। जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती है तो औसत 3 रुपया से बढ़ जाता है। तो नई 3 लड़कियों के रुपये का औसत क्या होगा? जैसे तो पहले क्या था कि 50 था, कितनी थी? 15 लड़कियां थी, तो कुल कितना हो गया? 750। ठीक है। अब 3 लड़कियां और बढ़ गई तो औसत भी 3 रुपया से बढ़ गया, यानी नया औसत जो है 53 का है, और लड़कियां बढ़ के 15 3 18 हो गई हैं। हम गुना करेंगे जैसे ही, तो 530 और 530 ये हो जाएगा 53 दूनी 1060, और इसमें से 2 घटा देंगे, यानी 53 दूनी 106, और घटा देंगे तो ये बच जाएगा 4। जैसे ही इसमें 100 घटाएंगे तो ये 960 हो जाएगा, 4 यानी 954। पहले क्या था कि 750 था, नए लड़कियों को आने से ये कुल वाला जो है, कुल रुपये जो है 750 से बढ़ के 954 हो गए। यानी कितना बढ़ोतरी हुआ? तो 954 है और ये 750 है। ये बढ़ कर कितना बढ़ा? ये टोटल है। इसमें हम जैसे 3 से भाग देंगे तो नए का औसत आ जाएगा। नई लड़कियां इतना ही लेकर के आई, इनका कुल। तो अगर ये 50 ही होता तो 750 में जैसे ही दो जोड़ेंगे 200, तो ये हो जाएगा 204, और इसको हम 3 से भाग देंगे। 3 से जैसे ही भाग देंगे तो 3 छक 18, 2 उतरा 24, 3 8 24, 68 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए टिक करते हैं हम। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो आज का 27वां प्रश्न है, और ये पेपर में 102 नंबर पे आया था। ये रीजनिंग में भी लोग करते हैं, तो मैं सोचा कि करवा ही देता हूँ। चलो ठीक है, ज़्यादा जोड़ घटाव आ गया इसलिए। संकेतों का कौन सा परस्पर विनिमय दिए गए कथन को शुद्ध करेगा? कथन क्या है कि 20 - 4 + 6 × 3 / 4 बराबर 19 आना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए। करके जैसे 20 - 4 है, +6 × 3 / 4 है। तो जैसे ही हम 3 में 4 से भाग देंगे, सबसे पहले भाग ही दिया जाता है, तो 6 ये क्या होगा? × 3/4 होगा। तो ये 2 तो कटने से रहा, ये नीचे 2 रहेगा ही रहेगा, किसी भी हाल में ये रहेगा। जैसे इसको अगर हम काट भी दें, इस बार गुने वाला होगा, तो ये 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, यानी 9/2 आएगा। अब 9/2 आएगा, उसमें आप कुछ भी जोड़िए घटाइए, ये भिन्न वाला तो है नहीं, भिन्न तो इसमें है ही नहीं, तो आप कुछ भी जोड़िए घटाइए, ये 19 के बराबर तो नहीं आएगा। तो बस यही हमें सोचना है कि आखिर क्या एक्सचेंज कर देंगे, किसकी जगह कौन सा सिंबल डाल देंगे कि जब इसे हम सॉल्व करें तो ये 19 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो बस यही चीज़ जो मैं बोला अभी समझाने के लिए कि ये फ्रैक्शन को हम दूर कर देंगे। कोशिश यही होनी चाहिए आपको देखते के साथ ही, जैसे 1-2 बार आप सॉल्व किए, वहीं से आपको रास्ता निकल आएगा कि अच्छा ये तो यहाँ है, यहाँ फंस रहा है, तो फंस रहा है तो भाग जहाँ जहाँ है वो हमें देखना पड़ेगा। तो भाग का सिंबल सी में है और डी में है, और तो कहीं और बी में भी है, तीनों जगह पे है। तो बी का क्या है कि बी में और सी में ये देखिए दोनों एक्सचेंज हो गया है कि भाग का सिंबल और गुने का सिंबल भाग का, गुने का और भाग का है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही है। ये चेक कर लें या ये चेक कर लें, दोनों बात बराबर ही है। अब हम चलिए इसको चेक करके देखते हैं। हम क्या लिख देते हैं कि 20 - 4 + 6। अब गुना और भाग को ये विनिमय करने की बात बोल रहा है, तो गुना की जगह हम भाग लिख देंगे और भाग वाले चिन्ह की जगह हम गुना लिख देंगे 4। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कितने के बराबर आता है। तो ये 20 - 4, इससे जैसे ही हम भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा और गुने 4 हो जाएगा। जैसे ही इससे गुना करेंगे तो ये 8, ठीक है, ये 8 है, इसमें जुड़ेगा तो 28, 28 में से 4 जाएगा तो 24।
4 दूनी 8 है, इसमें जोड़ेगा तो 28 में से 4 जाएगा तो 24, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जब इस बार भी वही इंटरचेंज है, बस सिंबल बदल गया है तो अगला चेक करना है नहीं। अब जाएंगे हम डी की तरफ, ऑप्शन बस वही बचा है तो उसे हम टिक करके निकल देंगे, कोई ये नहीं है। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर भी आप चेक करना चाहे तो कर लीजिए। जैसे 20 माइनस की जगह ही चेंज करना है, 4 + 6 गुने 3 भागा 4 है, तो हम एक्सचेंज करते हैं, इसकी जगह माइनस लिख देते हैं और इसकी जगह भाग लिख देते हैं। जैसे ये करेंगे तो ये 5 आया, प्लस गुना करेंगे जैसे ही हम तो अगले स्टेप में 18 आएगा, -4 आएगा, 18 5 23 और 23 में से 4 जाएगा तो 19, यानी ये सही है, ये सही है। टिक आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, हम भी बढ़। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आज का 28वां प्रश्न है और ये पेपर में 104 स्थान पे आया था, 104 नंबर पे आया था। प्रश्न को हम पढ़ते हैं ध्यान से। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न निकालना है, तो ठीक है। अब वो इस तरीके से कैसे जान से देता है वो भिन्न में कि आप इसे गुना करके वो लिखें और फिर कंपेयर करें। ये नहीं करना है, आज के बाद ये नहीं करना है, कान खोल करके सुन लेना है ये बातें। अब जैसे करना क्या है तो हम यहीं पे देखेंगे कि पूर्णांक वाला हिस्सा जो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, ये तो पहले ही छोटा है, तो इन दोनों को रेस से पहले निकाल देना है, किक आउट मारेंगे लात, ये उड़ करके बाहर निकलेगा। फिर अब हम आते हैं इन दोनों पे, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अब इसे हम ऐसे नहीं करेंगे कि 9 × 7 = 63, 8 × 71 और 10 × 7 = 70 और 7 × 77/10, ऐसे करके नहीं करेंगे क्योंकि ये हिस्सा तो दोनों में बराबर ही है। तो भिन्न वाला हिस्सा, पूर्णांक वाला हिस्सा तो बराबर ही है, भिन्न वाला हिस्सा जो है उसका हम सिर्फ कंपेयर करेंगे। ये 8/9 लिखेंगे, ये 7/10 लिखेंगे और ये डायगोनली मतलब तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 10 × 8 = 80, 9 × 7 = 63, ये बड़ा है तो ये भिन्न बड़ा होगा। 7.8/9 यानी कि यहाँ टिक करेंगे और हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आज का प्रश्न है 29वां और ये पेपर में 109वें नंबर पे आया था। 109वें नंबर का सवाल था। ये सवाल है कि 3 संख्या के वर्गों का योग 138 है, जबकि 2 संख्या को एक साथ लिया जाए तो उनके गुणन का योग 131 है। संख्या का योग है निकालने के लिए 30, 40, 50 और 20 ऑप्शन में दिया हुआ है। हम इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। इसका क्या मतलब है कि जब 2 संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो उनके गुणन का योग, जैसे अगर 3 संख्याएं मान लो कि A, B और C है, तो ये बात कर रहा है कि AB, BC और CA ये जो है इनका योग, इनके गुणन का 2 का जब एक साथ लिया गया, जबकि 2 संख्याओं को एक साथ लिया गया तो इनके गुना है का योग जो है 131 के बराबर है। ठीक है, 131 के बराबर है, 131 के बराबर है। ठीक, और बोल रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग यानी A² + B² + C² बराबर 138 है। कितना इजी है ये देख करके तो कुछ तो जरूर याद आ रहा होगा। वो ये है कि A + B + C का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है A² + B² + C²। 2 से यहाँ AB + BC + CA यही प्राप्त होता है। और यही हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योग यानी A + B + C पूछ रहा है, तो यहाँ से A² + B² + C² बराबर हमें पता है कि संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, 138 है। और संख्याओं को जब एक साथ लिया जाए AB + BC + C है तो उनका योग 131 है, यानी 2 × 131। तो ये हो गया 262। 262 में जैसे ही ये जोड़ेंगे 38 तो 300 और 100 जोड़ेंगे तो 400, यानी कि A + B + C बराबर 20। ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि प्रश्न संख्या है 30 और ये पेपर में 111वें नंबर पे था। सवाल है कि एक पाइप अकेला टंकी को 40 दिनों में पूरा भर देता है, परंतु टंकी के पेंदे में छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लेता है। उस छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली हो जाएगी? अब ठीक है, तो हम देखते हैं कि 40 दिन में पूरा भर देता है, लेकिन बेचारे को 20 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी टोटल 60 दिन लग रहे हैं पाइप को
पाइप के द्वारा टंकी भरने में। क्यों? क्योंकि एक छेद जो है लगातार पानी बहा रहा है, यानी कि जैसे पहले दिन से ही अगर पानी पाइप चालू हुआ तो पानी गिरना शुरू हुआ टंकी में और छेद से बहना भी शुरू हो गया। तो ये क्रियाएं दोनों साथ साथ चल रही है, भरना भी, बहना भी, भरना भी, बहना भी। अगर वो छेद नहीं होता तो ये 40 दिन में टंकी भर जाता, लेकिन वो छेद के कारण ही वो टंकी 60 दिन में भरा है, यानी पहले दिन से 60 दिनों तक छेद से लगातार पानी रिस रहा है। यानी इससे क्या पता चलता है? बस यहीं पे लॉजिक है। इससे बड़े ही मुजवानी जो बोलते हैं ना, मुजवानी बनने वाली ये बात हो जाती है ऐसे सवाल। यानी कि जो ये 20 दिन एक्स्ट्रा, मतलब पाइप का जो 20 दिन का काम है, पाइप का 20 दिन का काम, 20 दिन का काम जो है वही जो है क्या है, छेद का 60 दिन का काम, 60 दिन के काम के बराबर है। बस यही समझना है। अगर ये 60 दिन लगातार पानी बहाया, इसी वजह से तो ये से 20 दिन ज्यादा काम करना पड़ा। ये नहीं बहाता पानी तो 40 दिन में टंकी भर जाता। अब यही बोल रहा है कि ये छेद जो है टंकी को आधा कितना दिन में खाली कर देगा, आधा कितना खाली, बस इसी समझ लेना है कि ये 20 दिन में पूरा भर देता है। तो ये जो 20 दिन में 20 दिन में ये 40 दिन में पाइप जो है पूरा भर देता है। तो 20 दिन में कितना भरेगा? तो 20 दिन में ये आधा भरेगा, आधा भरेगा, आधा भरेगा, आधा भरेगा। और ये हम यहां से देख रहे हैं कि क्या लॉजिक है कि पाइप जो 20 दिन में काम करता है, छेद वह 60 दिन में काम करता है। तो ये आधा भरेगा तो ये आधा खाली कर देगा 60 दिन में, 60 दिन में आधा खाली कर देगा। बस इसे अब हमें टिक आउट कर देंगे और निकलेंगे। ये 60 दिन में आधा भरेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 31वें नंबर का और ये पेपर में 117वें नंबर पे आया था। पर प्रश्न बड़ा ही इजी है। जैसे देखिए, एक आदमी ने 10% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये उधार लिए। उसने एक साल के अंत में 60 रुपये का भुगतान किया। तो दूसरे वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए वह कितना भुगतान करेगा? अब 10% की दर से बेचारा लिया है, तो 2 वर्ष में उसे कितना हो जाएगा ब्याज? 2 वर्ष का ब्याज 60 रुपया हो जाएगा। 30 रुपया पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का 30 रुपया, 60 रुपया। तो पहले वर्ष के अंत में वो 60 रुपया चुका दिया है, यानी टोटल अब उसे 300 और चुकाने पड़ेंगे। तो 300 इसका आंसर। हम टिक आउट करेंगे और चले आएंगे। इसे बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी चलिए बनाते हैं। अब सवाल है तो हल करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं कि एक आदमी 10% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपया उधार लिया। उसने एक साल के अंत में 60 रुपया दिया। तो दूसरे वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए वह कितना भुगतान करेगा? मतलब टोटल उसका कर्जा एकदम चुका देना है। तो पहले साल 60 रुपया दे दिया। अब हम दोनों साल का ब्याज निकाल करके जोड़ लेंगे कि आखिर उससे कर्जा चुकाने का के लिए कितना देना पड़ेगा। जैसे वो 300 तो कर्जा ही लिया, साथ ही 10% यानी 30 रुपया प्रति वर्ष उसका ब्याज होगा। तो 2 वर्ष में उसे 60 रुपया ब्याज देना होगा। 30 रुपया पहले वर्ष का, 30 रुपया दूसरे वर्ष का, 60 रुपया। और वो पहले वर्ष के ही अंत में 60 रुपया चुका दिया है, यानी शेष 300 रुपया उसे दूसरे वर्ष के अंत में चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए 300 रुपया इसका आंसर होगा। इस अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो 32वां प्रश्न, ये 118वें नंबर पे था पेपर में। इसे हम सॉल्व करते हैं। भिन्न का इसमें एलसीएम निकालना है। बोल रहा है कि 2/4, 5/6, 10/6, 10/8 का एलसीएम क्या होगा। तो हमें पता है कि भिन्न का एलसीएम क्या होता है। भिन्न का एलसीएम बराबर क्या होता है? भिन्न का एलसीएम क्या होता है? भिन्न का जो एलसीएम होता है तो अंश का एलसीएम बटा हर का HCF, यही तो होता है। तो अंश का एलसीएम हम निकालेंगे, यानी एलसीएम हम किसका निकालेंगे? एलसीएम 2 का, 5 का और 10 का। और HCF हम लोग किसका निकालेंगे? HCF निकालेंगे हम लोग 4 का, 6 का, 8 का। तो एलसीएम 2, 5, 10 का 10 होगा और HCF 4, 6, 8 का 2 होगा, यानी कि 5/1। सॉल्व्ड। बस टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे पेपर में और मैं भी आगे बढ़ता हूं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो साधारण ब्याज से है। बड़ा ही इजी है, इसे भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
तो सवाल है साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में धनराशि 8,000 रुपये से 12,600 रुपया हो जाएगा। यानी यहाँ ऐसा ही कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 4,600 रुपया। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये होता है 8,000 गुने समय जो है 5 वर्ष, रेट हमें निकालना है तो आर छोड़ देते हैं बटा 100 होता है। ठीक है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 8 × 40, अभी आर बराबर क्या हो जाएगा 460 बटा 40, इससे ये कट गया। ठीक है, अब भाग देंगे जैसे ये 2, ये हो गया 23, और 2 से जैसे ही भाग देंगे तो 11.5, 11 दूनी 22, 23 आंसर। इसमें ये आज का अंतिम प्रश्न होगा, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, और अगले शिफ्ट वाले जो प्रश्न होंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। और अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता दें ताकि मैं उसे अगले वीडियो में बना दूं, सॉल्व कर दूं। और अगर कहीं से अगर गलती से भी गलती हुई हो तो आप मुझे अटेंशन वहाँ क्रिएट करवाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर दूं। अब ये जो है आज का 34वें नंबर पे है और ये पेपर में 141वें नंबर पे आया था। ये प्रश्न है कि यदि आप 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को लिखें तो आप उन्हें लिखने में कितनी बार 2 लिखेंगे। जैसे आप लिखना शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही 20, 22, 25, 100, तो उसमें जैसे आप 12 लिख रहे हैं तो 12 में आप 1 बार 2 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं तो 1 बार 2 लिख रहे हैं। तो ऐसे ही आप 1 से अगर 100 तक की संख्याओं को लिखेंगे तो इसे लिखने में 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको, बस यही निकालना है इसे। तो ऐसे लिखते हैं, मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको आज से ध्यान में रखना है, अगर आपको ये पता नहीं था तो ध्यान में रखना है कि आप 0 से लेकर के 99 तक, 0 से आप अगर 99 तक की संख्याएं लिखते हैं तो 0 को छोड़ करके सभी संख्याओं को आप 20 बार लिखेंगे। 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़कर, बस इसे ही ध्यान देना है कि 0 को आप छोड़कर 0 से 99 तक आप अगर लिख रहे हैं तो 0 को छोड़ करके आप जितनी भी अंक हैं उसे आप 20 बार लिखेंगे। आप जैसे आप ऐसे समझने के लिए समझिए कि इसमें इसी को देखते हैं कि 2, तो 2 आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, 2 में दिखेगा, फिर 12 में दिखेगा, 2 में दिखेगा, 12 में दिखेगा, 22 में दिखेगा, 32 में दिखेगा, 42 में दिखेगा, 52, 62, 72, 82, 92, उसके बाद 102 आएगा, तो वो हो गया 100 के बाद। ये तो 2 जो है इस तरह का दिखा। और 20 से लेके 29 तक 2 सभी में दिखेगा। 20, 21 हो गया, 22 तो हमने लिख ही दिया है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और तो कहीं 2 दिखेगा नहीं, तो आप गिन लीजिए। समझने के लिए मैं आपको ऐसा लिख दे रहा हूँ, वो भी चाहता है कि आप गिने, लेकिन आपको गिनना नहीं है, समय इसमें बर्बाद नहीं करना है। आज से ये ध्यान में रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 ही होना है। जैसे 2 से लेके 92 तक हम जाएंगे तो 2 में है, फिर 12 में है, ऐसे करते करते तो 10 बार वहाँ होगा, 10 बार वहाँ होगा। और 20 से लेकर, जैसे 21 से लेकर के 20 से लेकर के 10 बार तो इकाई अंक के रूप में आएगा, और 20 से लेकर के 29 तक दहाई के अंक में 10 बार आएगा, और इसका आंसर बी होगा। मतलब 20 बार वो आएगा। सारी संख्याएं ऐसी आती है 0 को छोड़ करके। और ये आप बताना कि 0 कितनी बार आता है, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं सीखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।